वेलकम टू कैरियर परिवार। आज है 13 जनवरी 2026 और 13 जनवरी 2026 से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो पूरा वीडियो आपको देखना है, ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं? बताइएगा। काउंसिल फॉर लेदर के एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं अभी वर्तमान में कौन बने हैं? रवि रंजन, अजय कुमार, रमेश कुमार जुनेला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अभी अध्यक्ष बने हैं रमेश कुमार जुनेला। हाँ ना, याद रखिएगा, रमेश कुमार जुनेला अभी इसके अध्यक्ष बने हैं। दूसरा सवाल है कि हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुआ, ये है आपके भारत के प्रधानमंत्री और ये हैं आपके जर्मनी के चांसलर, इनके बीच अभी वार्ता हुआ है और ये हुआ है आपका अहमदाबाद में। जी हाँ, अहमदाबाद में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? तो याद रखना है, चांसलर यहाँ के हैं फ्रेडरिक मर्ज। मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, आप इसको जरूर याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है जर्मनी का चांसलर, हाँ ना। फ्रेडरिक मर्ज अभी वर्तमान में यहाँ के जर्मनी के चांसलर हैं और ये कहाँ पे हुआ है अभी द्विपक्षीय वार्ता? अहमदाबाद में हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दिवस है आपका जनवरी महीने का। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है, प्रत्येक 12 जनवरी को। 12 जनवरी को ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर, है ना। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर इनको मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर ये आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1985 से इसको मनाया जा रहा है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका जनवरी से। जनवरी में जितने महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं, जैसे कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस या विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो जनवरी में अभी तक इतने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, हाँ ना, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछेगा। अब देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, जबकि हिंदी दिवस का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ये भी याद रखना है ना। विश्व पूछे तो 10 दिसंबर और सिर्फ हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं, कुछ फैक्ट है कि जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक यानी कि पद पर पीएस गिरीशा को नियुक्त किया गया है। जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण किए। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। और हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। आरके अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया और राकेश अग्रवाल को एनआई का प्रमुख का अतिरिक्त भार मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नई दिल्ली में अभी 53वें संस्करण का दोस्तों ये हुआ है विश्व पुस्तक मेला 2026 में। जो विश्व पुस्तक मेला हुआ ये कौन सा संस्करण है ये भी पूछता है, 53वें संस्करण है। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें कतर को रखा गया था, ठीक है, कतर को बनाया गया गेस्ट ऑफ ऑनर। एक सवाल और यहाँ से पूछेगा कि ये जो विश्व पुस्तक मेला है इसमें फोकस कंट्री कौन था? तो स्पेन इसका फोकस कंट्री था, ठीक है, फोकस कंट्री आपका स्पेन है। जबकि
ऑनर जो गेस्ट ऑनर के रूप में ये कतर को इसमें बनाया गया है, तो याद रखना है। अब ये है आपका कतर। कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। ये एक छोटा सा देश आपको दिख रहा है, ये है आपका कतर। कतर की करेंसी क्या है? तो यहाँ रियाल है। और कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखिएगा। अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में कहाँ केपी पेन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? बताइएगा। केपी पेन्योर है ना, ये केपी पेन्योर जिला कहाँ बनेगा और ये बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? भारत का ये पहला है, तो ध्यान रखना है। ये बनने जा रहा है अभी अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश का ये नवगठित जिला है केई पेन्योर, है ना, याद रखना है केई पेन्योर। और ये बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। यह पहल जैव विविधता संरक्षण और मानवीय कल्याण को एकीकृत करने का एक अभिनव प्रयास है, जो सतत विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो बायो हैप्पी जिला अभी अरुणाचल प्रदेश में बनने जा रहा है। केई पेन्योर ये जिला का नाम है, ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला है। अब अरुणाचल प्रदेश ये है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का ये सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर है केटी पर्निक। अब अरुणाचल प्रदेश जो है इसे कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। अब उगते सूरज की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के सबसे पूर्व में है ना, भारत के सबसे पूर्व में है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है ना, याद रखिएगा। सबसे और बाद में सबसे कहाँ होगा? तो वो गुजरात में होगा। सबसे बाद में होगा आपका जो सबसे पश्चिम में होगा वहाँ सबसे बाद में होगा, जो सबसे पूर्व में होगा वहाँ सबसे पहले होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? लगभग 30 डिग्री का यहाँ पर अंतर है और 1 डिग्री पार करने में लगता है आपको, है ना, 4 मिनट। तो लगभग 2 घंटे का है दोस्तों यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर 2 घंटा का यहाँ पर अंतर हो जाता है दोनों में, है ना। अगर 5 बजे यहाँ सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में आपको 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यह भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है। एक चीज़ यहाँ से और पूछा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की यह जो है भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों से घिरा हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 देशों से घिरा हुआ, इधर म्यांमार है, इधर आपका भूटान है और ऊपर आपका चीन है। ठीक है, और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है ना। कब इसको भारतीय दर्जा मिला राज्य का? तो 1987 में मिला। और कौन से संशोधन के तहत? तो 53वें संविधान संशोधन के तहत इसको मिला था। अब है आपका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि PIB ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया और अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अब चलते हैं आपका अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया के ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं और ये भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। दुनिया के तीसरे हैं और भारत के दूसरे हैं। ये हैं आपके विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और भारत के पहले कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे आपके श्रीलंका के हैं कुमार संगकारा, जिन्होंने 28,000 रन पूरा किया। और तीसरे अब बन गए हैं विराट कोहली। तो ये आपको याद रखना, ये तीसरे बल्लेबाज हो गए हैं। अब कुछ फैक्ट है। महिला T20
अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। और 4,000 T20 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना। और सौरव गांगुली जो है वो कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं। स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर 1 ODI महिला बल्लेबाज बनी है। और IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। और टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ये देखिए जितने सवाल हैं ना, ये आपकी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो फैक्ट बताया जाता है इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। इसका है ना, इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर भेज देते हैं, तो टेलीग्राम का भी लिंक हम आपको लास्ट में दे देंगे। अब है आपका अगला सवाल कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। जी हाँ, भारत जो है हवाई खतरा से निपटने के लिए मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। हाँ ना, इस मिशन का क्या नाम है? मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत हुई है, जो कि देश की एक महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापक और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो विशेष रूप से ड्रोन जैसे उभरते हवाई खतरों का मुकाबला से करने में सक्षम हो। देखिए आजकल जो लड़ाई होता है ना, तो देखिएगा कि ज़्यादा करके ड्रोन से हमला होता है ना। तो इसको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए ये भारत ने सुदर्शन चक्र मिशन अभी लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है आंध्र विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। आंध्र विश्वविद्यालय के द्वारा ये आपको किया गया है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब आपका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। और द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक D शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। तो इतने सारे अभी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इस पुस्तक को आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, जी हाँ, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिली है। ये RBI से अभी मंजूरी मिली है और किसे मिली है? तो स्काइडो को मिली है ना। भारत के फिनटेक इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि के रूप में स्काइडो को भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिली है, तो याद रखना है स्काइडो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, है ना, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन हुआ। जी हाँ, इसका दूसरा संस्करण, पहला संस्करण इसका आ चुका था, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का संस्करण का विमोचन हुआ। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम, गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। अब गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है ना। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिग्गज पत्रकार और ANI के अध्यक्ष ओम प्रेम प्रकाश द्वारा लिखित ये पुस्तक है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के नए संस्करण का भी विमोचन किया गया। अब ये है आपका गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका क्षेत्रफल में, हाँ ना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? तो सिक्किम है। याद रखना है, भारत का सबसे छोटा राज्य है।
गोवा जो है 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। याद रखना है किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत इसे मुक्त कराया गया था। 19 दिसंबर को क्या मनाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। ठीक है, यहाँ लोकसभा के 2, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की यहाँ 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है, गोवा 19 दिसंबर मुक्ति दिवस और 30 मई को स्थापना दिवस। गोवा में ही आपका भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है और महादेवी वन्यजीव अभयारण्य है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य है, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गोवा में ही दोस्तों आपका मांडवी नदी और जुआरी नदी बहती है, 2 महत्वपूर्ण नदी है वहाँ की, याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, तो गोवा में आयोजित होगा। और इंटरनेशनल सैटेलिटी कॉन्फ्रेंस WE के 2025 गोवा में शुरू हुआ। और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन भी गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पणजी में हुआ, गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। और गृह मंत्री भी कौन है, अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाजे घर योजना। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाजे घर योजना कहाँ शुरू हुआ, तो ये हुआ आपका गोवा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ। विल फॉर पीस 2026 नामक नौसैनिक अभ्यास अभी कहाँ हुआ, तो ये हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका में, है ना। कहाँ हुआ है, विल फॉर पीस 2026 दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें क्या है कि चीन के नेतृत्व में हुआ है, इसमें रूस है, ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन के पास हुआ है। और बढ़ते समुद्री तनाव के बीच भारत ने इस अभ्यास से बाहर रहने का विकल्प चुना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ फैक्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर भारत लाया गया था। और ये भारत में कहाँ लाया गया था, तो कर्नाटक के बनरघट्टा नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया था। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ हुआ, केप टाउन में हुई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस ले लिया है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स में 2025 में दक्षिण अफ्रीका टीम चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। देखिए, नल से पानी तो सब लोग उपलब्ध करा रहा है पीने के लिए, है ना। नल जल योजना आपको बिहार में भी है और भी कई जगह है, लेकिन यहाँ पर अभी दोस्तों पुरी में ये आपको हुआ है, ये आपको याद रखना है। पुरी में ये पहला शहर बना है जिसको आपको पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है नल के द्वारा, है ना। और नल के द्वारा भी बना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जहाँ नागरिक बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे नल से पानी पी सकता है। यह उपलब्धि सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत हासिल की गई है, जहां पानी भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरा उतरा है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि WHO का जो रिपोर्ट है उसमें भी ये पीने योग्य पानी पाया गया है। और ये भारत का पहला शहर ये बन गया है आपका पुरी, उड़ीसा का। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखिए, ये आपको NCERT सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो NCERT सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों हमारे यहाँ से, तो NCERT सॉल्यूशन में आपको नोट्स और MCQ मिलेगा क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक। आप जिस भी क्लास का लेना चाहते हो, चाहे आप CTET के लिए ले रहे हो, BPSC के लिए ले रहे हो, UPSC के लिए ले रहे हो, है ना, स्टेट के लिए ले रहे हो, बिहार टीचर के लिए ले रहे हो, है ना, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में आपको NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर मिल जाएगा सब्जेक्टिव नोट्स, ऑल सब्जेक्ट नोट्स और MCQ। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर वाइज ये बनाया गया है, हर एक चैप्टर का अलग अलग आपको
है ना। बिल्कुल आपको फिगर के माध्यम से बनाया गया है और बिल्कुल आपको कलरफुल भी बनाया गया है, ताकि पढ़ने में आपको काफ़ी इसको मज़ा आएगा। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार आप जरूर पढ़िए, 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, ये आपको कैसे मिलेगा, तो ये हमारा आपको नंबर दिया गया है 7857824310। आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कल का प्रश्न है, लास्ट वीडियो का प्रश्न है। कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है। तो देखिए, पेपरलेस कोर्ट की भी शुरुआत हुई है केरल में, है ना, केरल में हुई है। और जो भी आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और आप लोग भी इसको जवाब दीजिए। देखते हैं और सिर्फ चले जाते हैं, भाई साहब ये नहीं करना है। वीडियो को लाइक भी थोड़ा सा करते जाइएगा, है ना। चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको काम करना है। अब आज का रिवीजन सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है। देखिए, भारत बन गया और भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ हो रहा है, तो पंजाब में हो रहा है। दूध के उत्पादन में भी भारत प्रथम है, याद रखिएगा, है ना, और चावल के उत्पादन में भी भारत प्रथम है आपका। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश कौन बन गया, डेनमार्क बन गया। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसको मिला है, तो मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी, तो काम्या कार्तिकेयन, याद रखना है। पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला भी रखी गई है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है। और 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन बना है, तो बेंगलुरु बना है। सुरक्षा के हिसाब से बेंगलुरु सबसे टॉप पर है, बेंगलुरु, और दूसरे नंबर पर आता है आपका चेन्नई। और चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का अभी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। और सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। और उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपा है, इटली को सौंपा है। और IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। और कुशावती जो है ये गोवा का तीसरा जिला बना है, याद रखना है। अब है आपका आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है, बताइएगा। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब बताना है, सभी लोगों को बताना है। इसके बारे में जितना डिटेल पता हो आप उसको ज़रूर लिखिए। नहीं पता हो गूगल में सर्च करके लिखिए, लेकिन लिखिए, लिखने से आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि लिखिए और लिखने का हैबिट बनाइए। ठीक है, ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्कैन करके ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जा करके, ये हमारा चैनल आ जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा है दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर डेली आपको GK, है ना, GK है, GS है, करेंट अफेयर है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पोस्ट किया जाता है, क्यूज भी कराया जाता है। तो यहाँ से आपका GK GS करेंट अफेयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगेगा आपको। इसमें आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।